Yeah. Hello, students of class 9th. Good morning. I hope that you will study your subjects and revise and complete your notes. वैसे तो चैप्टर फर्स्ट सेकंड ऑलरेडी हम आपको सॉल्यूशन नोट्स एंड वीडियोज़ प्रोवाइड करा चुके हैं, फिर भी चैप्टर फर्स्ट से हम हिस्ट्री आपको समरी एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं और आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और चैप्टर को समझेंगे। सीबीएसई क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट। द फ्रेंच रेवोल्यूशन led to the end of monarchy in France. The chapter also discussed the Declaration of Right of Man, Nation, of Equality and Freedom, anti-colonial movements in India and China, Africa and South America. Class 9 Social Science History Notes of Chapter 1st enable students to study smartly and get a clear idea about every concept discussed in class 9th history syllabus. The notes contain all the important topics which help in quick revision. By going through these CBSE class 9 social science history notes for chapter first, students can boost their exam preparation and score higher marks in the exam. मीन्स तो चैप्टर फर्स्ट जो आपका सीबीएसई में हिस्ट्री में है, फ्रेंच रिवोल्यूशन। फ्रेंच रिवोल्यूशन का मतलब, रिवोल्यूशन मीन्स क्या होता है? क्रांति। तो क्रांति की आप देखे होंगे अपने ही देश में समय समय पर क्रांतियाँ हुई हैं, जैसे 1857 की क्रांति हम कहते हैं। तो अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकारों के लिए जब हम लड़ते हैं अब अगेंस्ट रूलर के या तानाशाह जो डिक्टेटर, तो जैसे जानते हैं कि शासन तीन तरह के होते हैं, मोनार्की, डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी। तो मोनार्की मीन्स जिसमें किंग और क्वीन रूल्ड करते हैं, डिक्टेटर्स मीन्स तानाशाह मिलिट्री रूल, और डेमोक्रेटिक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स जिसमें पब्लिक गवर्नमेंट होती है। पब्लिक गवर्नमेंट मीन्स जिसमें हमको अपने राइट्स मिलते हैं और पब्लिक हमारे लिए वर्क करती है, गवर्नमेंट हमारे लिए वर्क करती है। बट मोनार्की एंड डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप में हम अपने राइट्स से वंचित रहते हैं। गवर्नमेंट्स पे हमारा कोई, सरकार पे या किंग पर हमारा कोई दबाव नहीं होता है और वो हमारे हितों का ध्यान नहीं करती है। तो वही चीज़ था कि इन 1789 की बात, फ्रेंच वहाँ पे मोनार्की रूल था, किंग था, और वो कैसे उसको उखाड़ फेंका गया। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789, इन द वेक of early morning, the city of Paris was in states of alarm. Rumors spread that the king would open fire upon the citizens. Means in 1789 लुइस 16 वहाँ का किंग था, जो कोई 20 ईयर्स एज में उसको रूल किंग बना दिया गया था। लेकिन जब वो किंग थॉर्न पर असेंड हुआ तो उस समय वहाँ की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बैड थी। फ्रांस की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बुरी थी, क्योंकि जो नियर अबाउट 12 से अधिक जो ब्रिटिश कॉलोनी थी अमेरिका में, उसको आज़ाद कराने के लिए फ्रांस ने काफ़ी मदद किया था और काफ़ी पैसा खर्च किया था। और दूसरे राजशाही खर्चे जो थे और सेना को मिलिट्री करने के लिए सब इतने पैसे खर्च थे कि वो उनको एक्सपेंस लेना पड़ा था, मतलब कि कर्ज लेना पड़ा था। और फिर बाद में जो कर्ज दिए थे वो भी अपना टैक्स दोगुना बढ़ा दिए थे। तो इस वजह से किसानों पर टैक्स लगा दिया गया था। प्राइसेस इतनी हाई हो गई थी कि सब कई चीज़ों का कारण बना। स्ट्राइक लोग किए, लोग सरकार को उखाड़ फेंकने का प्लान किया।
तो पेरिस इन स्टेट अलाउड रूमर्स स्प्रेड, रूमर मतलब अफवाह जो फैला कि किंग वुड ओपन फायर अपॉन सिटीजन्स, मतलब कि नागरिकों के ऊपर उसने फायरिंग का आदेश दे दिया है। ये बात बहुत तेज़ी से लोगों के बीच फैली और बहुत क्रोध लोगों के अंदर आया। पीपुल स्टार्टेड गैदरिंग एंड दे स्टार्टेड ब्रेकिंग अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग, लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए और सरकारी बिल्डिंगों को तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया। इन सर्च ऑफ आर मतलब अस्त्र शस्त्र गोला बारूद, इसके तलाश में। द कमांडर्स ऑफ द वेस्टिल was killed in the armed fight and the prisoners were released। वहाँ जो फ्रेंच की बेस्टिल जेल जो थी, प्रिजन, वो एक प्रेस्टीज थी वहाँ के लिए, कैदियों को वहाँ बंद किया जाता था। तो जिसका कमांडर था, लोगों ने उसको मार दिया, आर्म लूट लिए गए और वहाँ जो कैदी थे उनको रिलीज करा लिया गया, छुड़ा लिया गया। पीपुल हेटेड द बेस्टिल एज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। हमने बताया ना, जैसे कि वो डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, राजा के पावर के रूप में, मतलब उसकी एक प्रेस्टीज के रूप में था बेस्टिल जेल। द पीपल प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द हाई प्राइसेस ऑफ ब्रेड, लोग उस समय ब्रेड मतलब रोटी के दाम इतने हाई हो गए थे कि लोगों ने उसका विरोध किया। अ न्यू चेन ऑफ इवेंट्स बिगन व्हिच लेट्स टू द एक्सक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस। और अ न्यू चेन ऑफ इवेंट्स मतलब घटनाओं की एक नई चेन, एक श्रृंखला बनती गई और इस तरह से फ्रांस जो किंग था लेड टू द एक्सक्यूशन, उसको खुद सज़ा मिली और उसको उखाड़ फेंका गया। नेक्स्ट न्यू हेडिंग, द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, अर्थात 18वीं शताब्दी के अंत तक फ्रेंच तीन सोसाइटीज़, तीन ग्रुप में डिवाइड था। लुइस 16 इन 1774 असेंडेड द थॉर्न ऑफ फ्रांस, जैसे हमने बताया ना कि गद्दी पर बैठा, कब बैठा हो, 1774 में। अंडरलाइंस को आप कर लीजिएगा, मेन पॉइंट्स। फाइनेंशियल France was drained because of the war. France under Louis XVI helped the 13 American colonies to gain their independence from Britain। चूँकि उस समय ब्रिटेन और फ्रांस एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, तो जो ब्रिटेन ने अपने लगभग बहुत से कंट्रीज में अपनी कॉलोनी बनाई थी, जैसे इंडिया में बनाई, ऐसे अमेरिका में भी लगभग 13 कॉलोनी को फ्रांस जो है अपने पैसे खर्च करके अपनी सेना से उसको आज़ाद कराया। तो इसमें काफ़ी पैसा खर्च हुआ। टैक्सेस वर इंक्रीज टू मीट रेगुलर एक्सपेंसेस, दैनिक खर्चाओं को कंप्लीट करने के लिए टैक्स बढ़ा दिए गए। सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, द कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेस और यूनिवर्सिटीज, इन सबको चलाने के लिए काफ़ी पैसे खर्च हुए और जो खर्च होते थे उसके लिए टैक्स को बढ़ा दिया गया। द कंट्री ऑफ फ्रांस वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स इन द 18th सेंचुरी। 3 स्टेट्स, नंबर फर्स्ट क्लर्जी या सिलर्जी बोलते हैं, दूसरा नोबल स्टेट, तीसरा कॉमन पीपल्स या पीजेंट बोलते हैं। द feudal system was part of the society states dated back to the Middle Age। 90% of the population was dominated by peasant। मतलब 3 ग्रुप में वहाँ पे सोसाइटीज बटी थी। और क्लर्जी जो चर्च के लोग होते थे, पादरी होते थे, और नोबल्स मीन्स किंग एंड नोबल्स जो उनके दरबारी होते थे, कोर्टियर्स होते थे, और तीसरा ग्रुप था पीजेंट का, किसान, जो कि 90% पॉपुलेशन थी, पूरे पॉपुलेशन का 90%, और जबकि रिसोर्स जो थे इनके हाथ में 20% भी नहीं था। सारे रिसोर्स किसके हाथ में थे? क्लर्जी और नोबल्स के। उनको टैक्स भी नहीं देना पड़ता था और सारा टैक्स जो देता था वो थर्ड ग्रुप देता था, जबकि अदर से तैली एंड थीसेस ये टैक्स और देने पड़ते थे। द ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन्ड द लैंड दे कल्टिवेटेड। उनके पास अपने लैंड भी नहीं थे, केवल कुछ ही किसान थे जिनके पास अपने लैंड होती थी खेती करने के लिए। 60% वाज ओन्ड बाय नोबल्स, उसमें 60% नोबलों के हाथ में था। द चर्च एंड द अदर रिचर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट्स
द क्लर्जी द एंड द नोबेल्टी। तो 60% जो लैंड ओनर थे वो नोबल्स थे, चर्च थे और बिजनेसमैन थे, थर्ड स्टेट के जो व्यापारी वर्ग था या धनी वर्ग था। क्लर्जी एंड नोबेल्टी मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेज बाय अ बर्थ। जैसे कि हमारे यहाँ भी मोनार्की रही है, तो राजा और जो सामंत वर्ग के लोग होते थे, जो ब्राह्मण वर्ग के लोग होते थे, ये हमेशा आज़ादी मतलब इनको छूट मिलती थी बाई बर्थ, जन्म से ही। These groups of members were exempted from paying taxes। exempt मतलब अवे मतलब दूर थे, इनको फ्री थे, ये इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। एंड एन्जॉयड द feudal privilege, और ये जो इनको छूट मिली हुई थी इसका आनंद लेते थे। All members of the third state had to pay taxes to the state which included a direct tax। तो जो थर्ड स्टेट के सभी मेंबर थे, चाहे वो पेजेंट रहे हों चाहे वो रिचर पर्सन रहे हों, वही टैक्स देते थे। और डायरेक्ट टैक्स जिसको कॉल टैली, एंड अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, अपरोक्ष रूप से जो बहुत से टैक्स थे जो भी देने पड़ते थे। आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजप्शन लाइक साल्ट और टोबैको, साल टोबैको नमक और तंबाकू और तमाम ऐसे डेली दैनिक चीज़ों के लिए भी, जैसे अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ पे साल टैक्स लगा दिया था। क्लास 10th में हम पढ़ेंगे इंडियन नेशनलिज्म में, तो साल्ट टैक्स सिविल डिसोबीडियंस के तहत गांधी जी ने साल्ट टैक्स को तोड़ा था दांडी यात्रा करके। तो ऐसे ही तो यही घटनाएं हम विश्व के लगभग सभी देशों में है, जैसे हमारे यहाँ था है और है वैसे ही। देन नेक्स्ट टॉपिक आपका द स्ट्रगल टू सर्वाइव। इंक्रीज इन पॉपुलेशन लेड टू अ रैपिड इंक्रीज फॉर फूड ग्रेन्स। उस दौरान जनसंख्या तेज़ी से बढ़ी, और जनसंख्या तेज़ी से बढ़ी तो उसको खिलाने के लिए भोजन की भी ज़रूरत पड़ी, तो ग्रेन फूड ग्रेन्स की ज़रूरत पड़ी इंक्रीज बढ़ाने के लिए। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड्स ड्यू टू विच द प्राइसेस ऑफ ब्रेड रोज रैपिडली। जबकि पॉपुलेशन के रेशियो में प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाया, और जब दोनों में डिफरेंस होगा, जैसे हम मैथ्स में पढ़ते हैं प्रपोर्शन रेशियो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट प्रपोर्शन जब हुआ तो डिमांड बढ़ी और उसकी सप्लाई जो है नहीं हो पाई, तो इससे ब्रेड के रेट बड़ी तेज़ी से बढ़े। जैसे एक रोटी पर 10 लोग झपते हैं, ऐसे ही ड्यू टू लो वेजेस। और दूसरा क्या था, इनकम कम था, लो वेज मजदूरी, पेड टू द लेबरर्स, द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडन। इस तरह से अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती गई। आज सिचुएशन हमारे कंट्री में भी ऐसे हुआ था और आज भी है, गरीब गरीब है, अमीर अमीर है, जनसंख्या इतनी है कि उसको खिलाना मुश्किल होता है। थिंग्स बिकेम वर्स व्हेनेवर ड्रॉट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। और स्थितियां और बुरी तब हो गई कि जब सूखा या हेल मतलब स्टोन्स जो बर्फबारी होती है, इसके वजह से फसल नष्ट हो गई। ऐसे हमारे यहाँ पे 1918 1920 इस दौरान में जब ड्रॉट आई थी तो हंगर की भुखमरी आ गई थी, महामारी, और आज पुनः वही स्थिति हुई है जैसे कोरोना वायरस की वजह से। लोगों के जॉब छूट चुके हैं, इकोनॉमिक कंडीशन बिल्कुल वर्स हो गई है, फूड प्रोडक्शन कितना इंक्रीज करे कि गवर्नमेंट सबको दे। तो ये सब रीजन बन रहे थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, लोगों के अंदर इससे आक्रोश हो रहा था। जैसे जब खाने को नहीं मिलेगा तो क्या होता है, लोग सारा चीज़ भूल करके फिर टूट पड़ते हैं, हर नियम को ताक पे रख करके वो फिर कहते हैं मरता नहीं क्या ना करता। तो सेम वही है। नेक्स्ट हेडिंग अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इनवेसेज एंड एंड टू प्रिविलेज। अब एक थर्ड में से ही एक मिडिल क्लास ग्रोथ, मतलब जो एजुकेटेड लोग थे, जो बिजनेसमैन थे, जो रिचर पर्सन थे, जो
मतलब उसमें से शिक्षित वर्ग और समझदार लोग थे, उनका एक ग्रुप इमर्ज हुआ और उन लोगों ने फिर आवाज़ उठाना शुरू किया कि प्रिविलेज जो बाई बर्थ है, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, किसी को कम या ज़्यादा नहीं, सब काम करें, सबको अधिकार मिले। Peasant used to participate in revolts against taxes and food scarcity. किसान जो है मजदूर अगेंस्ट रिवोल्ट, किसके, टैक्सेस और फूड सिक्योरिटी, जो फूड की कमी थी और टैक्स के अगेंस्ट में रिवोल्ट विद्रोह कर दिया। ग्रुप ऑफ द थर्ड स्टेट हैड बिकम द प्रॉस्पेरस एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज। मतलब थर्ड स्टेट के जो लोग थे धीरे धीरे प्रॉस्पेरस होना शुरू किए, समृद्ध होना, और उसमें से एजुकेशन, शिक्षा के साथ साथ नए विचार आए। इन द 18th सेंचुरी न्यू सोशल ग्रुप इमर्ज। 18th सेंचुरी में एक नया सामाजिक ग्रुप बन गया, कौन सा, मिडिल क्लास, जिसको हम कहते हैं मध्य वर्ग। हमारे यहाँ भी आज मध्यम वर्गीय है, उच्च वर्गीय, मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय। हु अर्न दियर वेल्थ थ्रू एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड एंड बाई मैन्युफैक्चरिंग वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल। कैसे अपनी कमाई करते थे, एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड, मतलब ओवरसीज ट्रेड का मतलब होता है कि व्यापार जो सीमित दायरे में होता है उसको बढ़ा करके, मतलब कि सीमाओं से हट करके, एक सीमा से दूसरे सीमा, एक देश से दूसरे देश समझ लीजिए, या अपने ही देश में और दूसरे एरियाओं में बढ़ा करके, और वुलन और सिल्क टेक्सटाइल की प्रोडक्शन को बढ़ा करके, that were either exported or bought by the richer members of society। एक्सपोर्ट करते थे अथवा bought by the richer member of society, सोसाइटी के धनाढ्य वर्ग के लोगों द्वारा खरीदा जाता था। द थर्ड स्टेट इंक्लूडेड प्रोफेशन सच एज लॉयर। अब इसी ग्रुप में जो मिडिल स्टेट आया उसमें लॉयर, वकील, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल, प्रशासनिक कर्मचारी, अ पर्सन्स सोशल पोजीशन वाज डिपेंडेंट ऑन दियर मेरिट, उनके मेरिट के आधार पर उनकी सोशल पोजीशन थी। यस, नेक्स्ट, ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। उनमें से जो एजुकेटेड लोग थे, जो शिक्षित लोग थे, उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू किया कि बाई बर्थ, जन्म से किसी को कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए, कि आप उच्च वर्ग में हैं, आप राजा के घर में पैदा हुए हैं तो आपको प्रिविलेज ज़्यादा मिलेगा, तो नहीं, ये कर्म के आधार पे, काम के आधार पे होना चाहिए। रेदर पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड्स ऑन हिज मेरिट, मतलब उसकी योग्यता के आधार पे। अ न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज प्रपोज्ड बाई रोस्यो, रास्यो जो समाज सुधारक थे वहाँ के, और उनके द्वारा एक नए गवर्नमेंट का प्रपोजन किया गया, बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपुल एंड दियर रिप्रेजेंट। किसके बेस पे, पीपुल एंड रिप्रेजेंटेटिव, मतलब उनके द्वारा जो उत्तराधिकारी नियुक्त, जैसे आज हम रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, आज हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके भेजते हैं और वही गवर्नमेंट बनाते हैं, अर्थात प्रतिनिधि के रूप में। सिमिलरली द मॉन्टेस्क्यू परपोज अ डिवीजन ऑफ पावर, ऐसे ही मॉन्टेस्क्यू, ये भी सोशल रिफॉर्मर वहाँ के मतलब थे, और जिन्होंने डिवीजन ऑफ पावर, पावर का डिवीजन, बंटवारा विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो लेजिस्लेटिव विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका एंड जुडिशरी न्यायपालिका, इनके बीच में काम का बंटवारा हो, जैसे हमारे यहाँ भी आज है डेमोक्रेसी में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, सब अलग अलग। इन द यूएसए दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वाज पुट इनटू फोर्स, यूएसए में भी ये मॉडल जो है गवर्नमेंट का अपनाया गया। लुइस 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस टू मीट द एक्सपेंसेस, और उसी दौरान जो है लुइस 16 बिना सबको विश्वास में लिए, थर्ड स्टेट और सभी को, वो टैक्सेस को इंक्रीज करने के लिए, अपने खर्चों को पूरा करने के लिए प्लान बना रहा था। द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस, द मोनार्च डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस। फ्रांस में मोनार्क मतलब राजा जो है डायरेक्ट ऐसे टैक्स को इंक्रीज नहीं कर सकता था, उसके लिए उसको मीटिंग बुलानी पड़ती थी। दे हैड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द स्टेट जनरल, स्टेट जनरल की, अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच द 3 स्टेट्स सेंट दियर रिप्रेजेंटेटिव। अब स्टेट जनरल क्या होता है, पॉलिटिकल बॉडी होती थी, तीनों ग्रुप के मेंबर उसमें होते थे, और एक ग्रुप के एक मेंबर को एक वोट देने का अधिकार था।
to pass proposal for a new Texas Louis 16 on 5th May 1789 underline 1789 called an assembly to pass proposal for new टैक्सेस। असेंबली बुलाई गई और किसके लिए कि नए टैक्स को प्रपोज करने के लिए, नए टैक्स को इंक्रीज करने के लिए। रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट वर प्रेजेंट एंड द थर्ड स्टेट वाज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स प्रॉस्पेरस एंड एजुकेटेड मेंबर। फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट के लोग मतलब क्लर्जी एंड नोबल्स के लोग थे, और जबकि थर्ड स्टेट के जो उसमें से रिचर पर्सन थे, एजुकेटेड पर्सन थे, उनको किया गया। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ईच स्टेट हैड 1/8, जो कि सिद्धांत जो पहले बनाया गया था, हमने आपको पहले भी बताया कि एक स्टेट का एक वोट था, लेकिन थर्ड स्टेट जैसे वो 300 मेंबर भेजे थे, 300 मेंबर नोबल के थे और ये 600 मेंबर में आए थे, और इस बात से प्रोटेस्ट किया कि नहीं, एक पर्सन का एक वोट होना चाहिए, क्योंकि वो जानते थे कि 2 वोट इनके हो जाएंगे क्लर्जी और नोबल्स के, तो कोई भी चीज़ पास कर लेंगे। इसलिए इस चीज़ का उन्होंने थर्ड स्टेट ने जो है विरोध किया और वॉक आउट कर दिया। जैसे आज भी हम देखते हैं जब कोई विपक्ष पक्ष में कोई डिस्कशन होता है तो अगर पक्ष सहमत नहीं होती है तो वॉक आउट कर जाती है संसद से या असेंबली से। They swore not to disperse till a constitution drafted for a France that would limit the power of the monarch। इस तरह से वो लोग सीधे वहाँ से गए, जो उसमें एजुकेटेड लोग थे, वो टेनिस कोर्ट ग्राउंड, और वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन इन लोगों ने अपना बनाना शुरू किया कि जो मोनार्क पावर है उसको लिमिट में किया जाए। ड्यू टू द सीवर विंटर मतलब कड़ाके की ठंड, ब्रेड प्राइसेस रोज एंड पीपुल हैड टू स्पेंड आवर्स इन लॉन्ग क्वेस। लोगों को घंटों, आज जैसे कतार में लगी होती है, हम देखते हैं कि एक चीज़ खरीदना होता तो लाइन लग जाती है, ऐसे ब्रेड खरीदने के लिए लाइन लग जाती थी, घंटों लोग लाइन में लगे होते थे। और उसी दौरान जो र्यूमर स्प्रेड हुआ दैट लॉर्ड्स ऑफ द मैनोर हायर्ड बैंड्स ऑफ द ब्रिगेंड टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स, कि जो ब्रिगेंड मतलब अपनी एक टुकड़ी सैनिक की, वो राइप क्रॉप्स जो फसलें तैयार होने को उसको रौंदते हुए, डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रही हैं। इन फियर, इसके डर में, पीजेंट स्टार्टेड लूटिंग hoarded grains and burns down documents containing records of manorial dues। लोगों ने क्या किया, लूट मार शुरू कर दिया और डॉक्यूमेंट्स जो रिकॉर्ड थे उन सब में आग लगा दिया गया। नोबल्स फ्लड फ्रॉम दियर होम्स, नोबल्स को अपने घरों से भगा दिया गया। लुइस 16 अकॉर्डेड द रिकॉग्निशन to the National Assembly and accepted the principle that his power would from now on be checked by a constitution। और लुइस 16 जो किंग था उसको इस चीज़ को मानना पड़ा कि नेशनल असेंबली के लिए, कि एक नेशनल असेंबली हो, उसके बातों को, उसके सिद्धांतों को और उसके अधिकारों को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा चेक किया जाए। संविधान बना कि जिसमें मोनार्क के अधिकारों को भी चेक किया जा सकता है। द असेंबली पास्ड अ डिक्री एबोलिशिंग, डिक्री का मतलब होता है रॉयल चार्टर, जिसमें राशि फरमान होते हैं, या एबोलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम, जो फ्यूडल सिस्टम था उसका अंत किया गया। ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस ऑन 4 अगस्त 1789। द टिथिस, ये भी एक टैक्स है, वर एबलिश्ड एंड लैंड्स ओन्ड बाय द चर्च वर कॉन्फिस्केटेड। ये चर्च के द्वारा लगाया जाता था टिटिस टैक्स, 10% देना पड़ता था, और जो चर्च को लैंड ओन्ड की गई थी वो भी उनसे ले ली गई। नेक्स्ट आपका है फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। अभी देखा हमने कि मोनार्की सिस्टम था, मतलब किंग रूल था, लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गया, एक संवैधानिक मोनार्की, कि किंग रूल है लेकिन उसको एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वर्क करना है, उसको भी चेक किया जा सकता है। इन 1791 द नेशनल असेंबली completed the draft of the constitution and its main object was to limit the power of the monarch। तो 1971 में नेशनल असेंबली कंप्लीट द ड्राफ्ट, एक मतलब प्रारूप तैयार किया गया, जैसे हमारे संविधान का प्रारूप करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने एक प्रारूप तैयार किया था सबसे पहले, तो उसी
द कॉन्स्टिट्यू एंड मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर, उसमें मेन उद्देश्य क्या था, मोनार्कियल पावर को लिमिट में रखा गया, उसकी सीमाएं कर दी गई कि इससे ज़्यादा नहीं। दीज पावर वर नाउ सेपरेटेड एंड असाइन टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, कौन सा, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर मीन्स आपको सिविक्स में पढ़ाया गया है, क्लास 8th में भी बताया गया, 7th में बताया गया है, संवैधानिक विधायिका जो होती है, एंड एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, जुडिशरी न्यायपालिका, ये 3 आर्गन होते हैं गवर्नमेंट के। फ्रांस बिकम आ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, और इस तरह से फ्रांस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हुआ। सिटीजन वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स, अब नागरिक जो है एक ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स, मतलब इलेक्टर्स जो चुनाव होते करने वाले होते थे उनको वोट देते थे, हु इन टर्न चूज द असेंबली, और जो असेंबली को चूज करते थे। बट अनफॉर्चुनेटली नॉट एवरी सिटीजन्स हैड टू राइट वोट, लेकिन दुर्भाग्यवश सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं मिला। मैन अबव 25 ईयर्स ऑफ एज, जो लोग 25 से ऊपर थे और जो पेड करते थे, इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबर्स वेग, मतलब कि 3 दिन, एक दैनिक मजदूर के 3 दिन की मजदूरी के बराबर जो टैक्स पेड करते थे उन्हीं को वोट देने का राइट मिला। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन्स, इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बिगन मतलब शुरुआत हुआ संविधान का डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, नागरिकों की और आदमियों के अधिकारों का। राइट सच एज द राइट टू लाइफ, अब कौन कौन से अधिकार हैं, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अपने विचारों को रखने का अधिकार, एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के लिए के सामने सब समानता का अधिकार, सब उसकी नज़र में सब बराबर हैं। आज जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, मेन वही है। तो सब ये सब चीज़ें फ्रांस से ही शुरू हुई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से स्टार्ट हुआ, तो यूरोप से फिर अदर कंट्रीज में वर इस्टेब्लिश्ड एज नेचुरल एंड इनएलिएबल राइट्स दैट इज़ द बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे। फ्रांस एबोलिशेस मोनार्ची एंड बिकम अ रिपब्लिक। अब अभी तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की पढ़ा, अब मोनार्की पूरा तरह से एबोलिश हो गया, समाप्त हो गया और एक रिपब्लिक, गणतंत्र बन गया। इन अप्रैल 1792 द नेशनल असेंबली वोटेड फॉर अ वार अगेंस्ट पुर्सिया एंड ऑस्ट्रिया, पुर्सिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट जो है युद्ध करने के लिए पास हुआ प्रपोजल 1792 में। द मार्शलीज बिकम द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, फ्रांस का नेशनल एंथम राष्ट्रगान क्या बना, मार्शलीज। वाइल मेन वर अवे फाइटिंग एट द वार, जब मेन जो है आदमी युद्ध में थे तो उस समय महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके अपनी जिम्मेदारी निभाई। तो केयर ऑफ दियर फैमिलीज, उनके परिवारों की, लार्ज सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन डिमांडेड दैट द रिवॉल्यूशन हैड टू बी कैरीड फर्दर as the constitution of 1791 gave political rights only to the richer section of society, जैसे कि 1791 में संविधान में था केवल जो सोसाइटी के रिचर पर्सन थे उनको राइट पॉलिटिकल राइट था, मतलब राजनीतिक अधिकार थे, लेकिन पॉलिटिकल क्लब्स वर फॉर्म्ड एंड एमंग देम, अब उनके बीच पॉलिटिकल क्लब बनने शुरू हो गए, जिसमें जैकोबिन क्लब सबसे फेमस था और इसके ब्रांचेस, इसकी संख्या जो है बढ़ती गई और भी देशों में पहुंची। Members of the Jacobin Club included small shopkeepers, artisans such as shopmaker, pastry cooks, watchmaker, printers, as well as servant and daily wage workers, ये सब जुड़ते गए उसमें। जैकोबिन मेंबर स्टार्टेड वियरिंग लॉन्ग, अब उनकी एक वेशभूषा हो गई कि लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउज़र, पट्टीदार ट्राउज़र, सिमिलर टू दोज ओन बाई डॉक वर्कर्स, जैसे डॉक वर्कर जो पोर्ट पे काम करते थे पहनते थे। दिस जैकोबिन्स वर कॉल्ड द सैंस क्लॉटस, ये कहलाए, लिटरली मीनिंग जिसका मतलब होता है दोज विदाउट नी ब्रीचेस, मतलब बिना नी ब्रीचेस के, नी मतलब होता है घुटना उसके जो है। ऑन अगस्त 10, 1792 जैकोबिन stormed the place of the
Tuileries and held the king hostage for several hours. किंग हॉस्टेज फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक जो वहाँ पे द इलेक्शंस वर हेल्ड एंड ऑल मेन ऑफ 20 ईयर्स एंड एबव गॉट द राइट टू वोट। इलेक्शन हुए और अब 25 साल से कम होकर के 21 साल तक के लोगों को वोट देने का अधिकार मिला, जो 21 साल से ऊपर थे फिर भी, लेकिन महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं मिला। मोनार्की वाज एबोलिश्ड ऑन 21 सितंबर 1972। ये अंडरलाइन 21 सितंबर 1792 को मोनार्क पूरा तरह से एबोलिश हो गया, समाप्त हो गया। फ्रांस वाज डिक्लेयर्ड अ रिपब्लिक। फ्रांस एक रिपब्लिक, एक गणराज्य बन गया जो पब्लिक द्वारा चुना गया। जैसे आज हमारा इंडिया है, रिपब्लिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। लुइस 16 वाज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय अ कोर्ट्स ऑन द चार्ज ऑफ टेरिजन। और जो वहाँ का किंग था उसको सेंटेंस टू डेथ मतलब हैंग टू किल डेथ, फांसी की सज़ा कोर्ट द्वारा सुनाई गई टेरिजन के रूप में। अब द रेन ऑफ टेरर, लास्ट देखिए पुनः एक बार जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हुआ वो पुनः मोनार्की रास्ते पर फ्रांस बढ़ा। द पीरियड फ्रॉम 1793 to 1794 is referred to as the reign of terror, मतलब आतंक का राज, भय का राज जिसको कहते हैं। People whom the Robespierre saw enemies of the public were arrested। जो उस समय रूल था, जिसको राज वो लोग बनाए थे अपना हेड रॉबस्पियर, उसने देखा लोगों के अंदर इनमीज, शत्रु, रिपब्लिक वर अरेस्टेड। जिसको भी वो देखता था को हमारे विरोध में जा रहा उसको अरेस्ट कर देता था। इम्प्रिजन एंड देन ट्राइड बाय अ रिवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल, मतलब जेल में कैद में बंद करके उसको एक क्रांतिकारियों की तरह जैसे दंड दिया जाता था उस तरह से उसको। इफ़ दे वेयर डिक्लेयर्ड गिल्टी, अगर उनका अपराध सिद्ध होता था बाय द कोर्ट्स, देन दे वेयर गुलियोसन मतलब ये एक इक्विपमेंट उस समय डिवाइस था जिसमें खड़ा करके सर को इस तरह से करके और कलम कर दिया जाता था। फांसी देने का एक सिस्टम था वहाँ पे। द गुलियोटिन इज़ अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल्स एंड अ ब्लेड। 2 पोल्स उसमें बने होते थे और उसमें ब्लेड होता था कट, विच अ पर्सन इज बी हेडेड मतलब सर कलम कर दिया जाना। नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गुलियोटिन, किसने बनाया था? डॉक्टर गुलियोटिन, उन्हीं के नाम पे था। लॉज वर इशूड टू प्लेस अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेक्स एंड प्राइसेस। मैक्सिमम सीलिंग एंड वेक्स एंड प्राइसेस, मजदूरी और जो कीमत बढ़ रही थी उसके विरोध में जो लोग मतलब करते थे। मीट एंड ब्रेड वर रेसन्ड। एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वाज फॉरबिडन टू यूज। एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर मतलब जो महंगा सफ़ेद आटा था, वाज फॉरबिडन टू यूज, मना कर दिया गया था कि ये यूज में नहीं करना है। इक्वलिटी वाज प्रैक्टिस थ्रू फॉर्म ऑफ स्पीच एंड एड्रेस। ऑल फ्रेंचमैन एंड वीमेन वर एड्रेस आ सिटियोन एंड सिटियोनी मतलब सिटीजन्स। इन जुलाई 1794 ही वाज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट। उसे भी जो है अंडरलाइन कर लीजिएगा इसे, 1974 को कोर्ट के द्वारा उसको कन्विक्ट, अपराधी घोषित किया गया और अरेस्ट करके और सेम उसी डिवाइस में गुलियोटिन में उसको अगले दिन सरकलम कर दिया गया। अब आ गया आपका अ डायरेक्टरी रूल फ्रांस। Fall of the Jacobin government allowed the wealthier middle classes to seize power। मतलब जैकोबिन गवर्नमेंट के गिरने के बाद जो वेल्दियर मिडिल क्लास थे अर्थात धनी मध्यम वर्गीय लोग पावर को सीज कर। अकॉर्डिंग टू द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, नए संविधान के तहत नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन ऑफ सोसाइटी डिनाइड वोटिंग, जिस मतलब समाज में जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी उनको वोट से डिनाई कर दिया गया, वोट देने का अधिकार वंचित कर दिया गया। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 elected legislative council। द गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी consisting of executing made up of 5 members। 5 सदस्यों का एक गवर्नमेंट बना। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी
paved the way for a military dictators नेपोलियन बोनापार्ट। और इस तरह से नेपोलियन बोनापार्ट जो है डिक्टेटर के रूप में वहाँ पे अपना कब्जा किया। तो यस, दिस इज द फर्स्ट पार्ट्स ऑफ दिस सेक्शन एंड द लास्ट, डिड वुमेन हैव अ रिवोल्यूशन, क्या महिलाओं ने रिवोल्यूशन किया, उनके अंदर क्रांति, वो क्रांति की। यस, तो महिलाओं ने भी अपने अधिकारों के लिए बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया जब तक कि उनको वोटिंग का अधिकार नहीं मिल गया। वीमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम द बिगिनिंग which brought important change in the country France. Women from the third state had to work for a living and they did not have access to education or job training. जो वीमेंस फ्रॉम द थर्ड स्टेट, तीसरे स्टेट की जो महिलाएं थीं उनको वर्क फॉर ए लिविंग मतलब जीविका के लिए ना तो उनको शिक्षा देने कर पाने का अधिकार था, न जॉब ट्रेनिंग का। डॉटर्स ऑफ नोबल्स ऑफ द थर्ड स्टेट वर अलाउड टू स्टडी एट द कन्वेंट, जबकि नोबल्स ऑफ द थर्ड स्टेट के जो नोबल्स थे उनकी लड़कियों को शिक्षा का अधिकार था। वर्किंग वीमेन आल्सो हैड अ केयर फॉर दियर फैमिली, जबकि वर्किंग वीमेन मतलब कामकाजी महिलाएं जो थीं उनके परिवारों की देखभाल करती थीं। कंपेयर टू मेन दियर वेक्स वेर लोअर, मतलब आदमियों के, पुरुषों के तुलना में उनके वेग भी कम थे, उनकी मजदूरी भी कम थी। वीमेन आल्सो स्टार्टेड दियर पॉलिटिकल क्लब एंड न्यूज़पेपर, जैसे जैकोबिन क्लब बना था उसी तर्ज पर महिलाओं ने भी अपने क्लब को बनाना शुरू किया, अखबार को। द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वीमेन वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस वीमेंस क्लब, ये दो क्लब जो है फेमस हुए। दे डिमांडेड इक्वल पॉलिटिकल राइट्स एज मैन, महिलाओं की तरह राजनीतिक अधिकार उनको भी मिले, राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार हो, एंड ऑफिसेस में उनको नौकरी मिले। द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस laws to improve the lives of women. Schooling became compulsory. Divorce made legal. जो डाइवोर्स था मतलब तलाक जो है इसको लीगल बनाया जाए। स्कूलिंग, स्कूल की सुविधा सबको मिले और उनके लाइफ्स मतलब उनके जीवन में भी सुधार आए। दे कुड रन स्मॉल बिजनेस ड्यूरिंग द राइट्स रीन ऑफ टेरर, द गवर्नमेंट क्लोज वीमेंस क्लब। तो जो जब भय का आतंक जो भी आगे एक्सप्लेन किया हमने, उसमें महिलाओं के क्लब को बंद कर दिया गया सरकार के द्वारा। बैनिंग दियर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, उनकी राजनीतिक एक्टिविटीज़ पर रोक लगा दिया गया। आफ्टर मच स्ट्रगल, काफ़ी संघर्ष के बाद, वीमेन इन फ्रांस इन 1946 में वन द राइट टू वोट, महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। लास्ट आपका द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी अर्थात दास्ता का अंत। जैकोबिन रेजनी मोस्ट रिवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म वाज द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज। इन द 17th सेंचुरी स्लेवरी ट्रेड बिगन। क्या हुआ? स्लेवरी ट्रेड मतलब दासों को, गुलामों को खरीदे जाने वाला व्यापार शुरू हुआ। स्लेव्स वर ब्रॉट फ्रॉम द लोकल चिप्सियान, किससे खरीदे जाते थे? जो लोकल जमींदार होते थे, लोकल भूमालिक, वहाँ से। ब्रांड एंड सेकल्ड एंड वर पैक्ड टाइटली इनटू शिप्स फॉर द 3 month लॉन्ग वेज अक्रॉस द अटलांटिक टू द कैरिबियन सी। मतलब साउथ अफ्रीका मतलब अफ्रीकन कंट्री से उनको खरीद करके बोरे में टाइट बंद करके 3 महीने के लंबे समुद्री यात्राओं से भेजा जाता था। स्लेव लेबर मेट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन, जबकि यूरोपियन में उस समय दास मजदूरों की काफ़ी डिमांड हो गई थी। मार्केट्स फॉर शुगर, कॉफ़ी एंड इंडिगो, इन सब के लिए। थ्रू आउट द 18th सेंचुरी देयर वाज लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी। जब थोड़ा सा आलोचना हुआ दास्ता का इन फ्रांस में, तो 1794 द कन्वेंशन लेजिस्लेटेड टू फ्री ऑल स्लेव्स। जो वहाँ पे कन्वेंशन लेजिस्लेटेड मतलब विधायिका थी, गवर्नमेंट, उसने सभी गुलामों को आज़ाद कर दिया। ओवरसीज समुद्र के रास्ते
नेपोलियन इंट्रोड्यूस स्लेवरी आफ्टर 10 ईयर्स, और पुनः जो है लगभग 1848 में 10 साल बाद उसके नेपोलियन ने स्लेवरी को इंट्रोड्यूस किया। 1848 स्लेवरी वाज एबोलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनी, और पुनः 1848 में पूरी तरह से दास्ता समाप्त हो गया। लास्ट लाइन, द रिवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। फ्रांस ड्यूरिंग 1789 सा चेंज इन द लाइफ्स ऑफ मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन। उस दौरान जो है काफ़ी परिवर्तन देखा लोगों के जीवन में, महिलाओं के, बच्चों के। एवोल्यूशन ऑफ सेंसरशिप, जो प्रतिबंध लगा दिए गए थे उसके अंत में। हैपेंड इन द समर 1789। डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन्स प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी नेचुरल राइट। फ्रीडम ऑफ प्रेस meant opposing views of events। फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब है कि जो प्रेस की आज़ादी थी वो जब उस पर सेंसरशिप लग गया था तो उसकी भी आज़ादी बाद में मिली कि कोई चीज़ कोई भी अपने व्यू को लिख सकता है, बोल सकता है। कुड बी एक्सप्रेस, प्ले सॉन्ग एंड फेस्टिव प्रोसेसन अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ पीपल। और लास्ट में कंक्लूजन समरी, नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन्ड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। नेपोलियन बोनापार्ट जो है अपने को खुद जो है क्राउन किंग के रूप में फ्रांस का सम्राट घोषित किया। 1804 एंड इंट्रोड्यूस मेनी लॉज सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। कुछ उसने सुधार भी किए, लेकिन कुछ चीज़ें उसने जो है लोगों के अधिकारों को सीमित कर दिया, बैंड कर दिया। बाद में पुनः एक तानाशाही और मोनार्कियल सिस्टम को लाया, जिसको हम थोड़ा बहुत 10th में पढ़ेंगे। वेट एंड मेजर प्रोवाइडेड, मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय बाट और माप उसने लागू किया कि सब जगह जो है एक समान नाप तौल हो। डेसिमल सिस्टम प्रोवाइड किया। नेपोलियन वाज डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815, और अंत में 1815 में वाटरलू के बैटल में चारों कंट्रीज की तो पर्व जिसको कहते हैं पुर्सिया, ऑस्ट्रिया, रशिया और मिलकर के नेपोलियन को हराए। द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेजेसी ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन। तो इससे मेन क्या मिला कि आइडिया ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब छूट, आज़ादी, एंड डेमोक्रेटिक राइट्स मतलब लोकतांत्रिक अधिकार। द कोलोनाइज्ड पीपुल reworked on the idea of freedom to create a sovereign nation state। sovereign nation मतलब संप्रभुता कि मतलब हम अपने आप में सक्षम हैं, हमारे किसी दूसरे देश पे हम पे कोई चीज़ थोप नहीं सकता, हमारे निर्णयों में वो कोई दखल नहीं कर सकता। तो थैंक्स बेटा, आई होप दैट यू विल स्टडी एंड अंडरस्टैंड दिस और अच्छे से आप समझेंगे इसे, और अब कोई भी कन्फ्यूजन शायद नहीं होगा आपके अंदर। ओके, बंद कर।